अच्छा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नो एडिशनल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद द NaOH aqueous heat बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये चार ऑप्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। वन और मोर देन वन करेक्ट। और एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा, इसका सॉल्यूशन देख लो। एक एक ऑप्शन लूंगा मैं। अच्छा, इसमें ये बात याद रखना कि एल्डोल में क्या होता है। देखो, सारे कंपाउंड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनमें दो CO हैं। जब दो CO होते हैं तो इंट्रा और इंटर में हमेशा इंट्रा फेवरेबल होता है, ठीक है। तो अगर दो कीटोन होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, इंट्रा होता है। और दूसरी बात, इसमें एक का नेगेटिव चार्ज बनता है और एक CO पर वो अटैक करता है। तो इन इन नॉर्मल केस जो अटैक एल्डिहाइड पर होता है वो जो ज्यादा फास्ट होता है। तो ये दो बातें इसमें यूज होंगी। जैसे अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो बेटा ये एल्डिहाइड है ना, और ये कीटोन है। तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे फास्ट होता है, एल्डिहाइड पर। तो इट मींस मैं यहाँ पे एक्वस NaOH है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करे, ये ज्यादा प्रेफरेबल होगा। अब देखो, अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज होगा तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगा। और एल्डोल में याद रखना 5 और 6, ड्यूरिंग इंट्रा एल्डोल 5 and 6 मेंबर रिंग्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन प्रेफर्ड होता है। तो ये आइडिया बिल्कुल बेकार है कि इसका इस पर अटैक कराएं। सो बेहतर क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ बना के इस पर अटैक करो। और अगर ये नेगेटिव चार्ज आप यहाँ बना के अटैक कराओगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो। इसको आप 1 बोल दो, ये 2, ये 3 4 5 और 6, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और 6 पर कर देते हैं OH। दिस इज 1 2 3 4 5 and 6। 6 पर अटैक करके OH बना, और 2 पर क्या होगा, CO, और 5 पर क्या होगा, मिथाइल। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना। अब देखो, ये अल्फा पोजीशन अभी भी है ना, ये अल्फा पोजीशन है और अभी भी बेसिक माहौल है, कोई एसिड तो डाला नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, एज वेल एज इस लीविंग ग्रुप को इवन CV मैकेनिज्म से निकाल देगा, बिकॉज यहाँ पे हीट करा हुआ है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब इस OH को निकालेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। तो यस, इन दिस रिएक्शन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये क्लासिकल एल्डोल कंडेंसेशन है, ये ऑप्शन आपने देखा भी होगा। इसमें तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। बेटा फर्स्ट ऑप्शन में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट ऑप्शन में किसी को कोई डाउट हो? बिल्कुल क्लासिकल इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा फास्ट होता है। अब दो ऑप्शन थे अल्फा हाइड्रोजन कैरी करने वाले, तो हमने देख लिया कहाँ से अच्छा रिंग बन रहा है। तो एक जगह से 6 बन रहा था, एक जगह से 4, तो 4 वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया, 6 वाले में हम प्रोसीड कर गए। तो हमेशा याद रखना, एक बार जब एल्डोल बनने के बाद अगर आपने हीट करा है तो फिर क्या होता है, वहां पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इन यूजुअल केस। और वो पाई बॉन्ड जो होगा वो बनता है अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन का OH निकल के बाय द इवन CV मैकेनिज्म। तो होपफुली ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड है,
और ये कीटोन है, ठीक है। अब अटैक इस पर फास्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अटैक इस पर फास्ट होगा। तो इसका मतलब फिर इसका नेगेटिव चार्ज बनाए। अब यहाँ पे देखो इसकी अल्फा पोजीशंस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर तो ये आइडिया बेकार हो गया, ये तो अब अटैक कर नहीं पाएगा। तो नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन कि आप इसका नेगेटिव इस पर अटैक कराओ। तो ये तो पक्की बात हो गई कि यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब आप देखो बेटा, अगर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके बगल में पॉसिबल नहीं होता है। ये हम SN2 रिएक्शन में भी देख चुके हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर होगा, इनफैक्ट आप देखो एक ये इतना बड़ा ग्रुप और एक दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल, एक टर्सरी ब्यूटाइल सफिशिएंट होता है SN2 रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, कोई न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे तो एक टर्सरी ब्यूटाइल है प्लस एक इतना बड़ा ग्रुप है। तो आइडिया ऑफ अटैकिंग एट CO ग्रुप इज वेरी बैड आइडिया, इसको आप मत प्रोसीड करना। देखो इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, बढ़िया सुंदर नेगेटिव चार्ज है, इनोलेट आयन बनेगा, ये जो यहाँ पे नेगेटिव भी जाएगा, बट ये इसी पोजीशन से इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक क्यों करेगा? बिकॉज 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, प्लस दिस विल बी 1 4 एडिशन। और इनफैक्ट अगर रेजो स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उनको 1 4 वर्सेस 1 2 1 4 पसंद है, और 1 2 तो यहाँ वैसे भी नहीं करा सकते थे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ आ जाएगा O-, यहाँ आ जाएगा ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ से ये एज इट इज, ये हो गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, H एक्वस मीडियम है। देन अब ये क्या है, इनोल, सो इट विल कन्वर्ट इनटू Q2। क्लियर? अब देखो जरा होता क्या था, जिसने अटैक करा जिसने अटैक करा जिसने अटैक करा उसका H और बगल वाले का OH। अब यहाँ तो बगल में OH है ही नहीं, इसमें तो बगल में OH है ही नहीं ना, तो कहाँ इवन सी रिएक्शन कराओगे? देखो, वी कैन मेक वन नेगेटिव चार्ज हियर, वी कैन मेक वन नेगेटिव चार्ज हियर बिकॉज दिस इज नाउ अल्फा पोजीशन, वी कैन मेक अनदर नेगेटिव चार्ज हियर, बट उसके बगल में OH मांगता है ना, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एंड ये अपना एक ऑप्शन हो जाएगा। बेटा इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एल्डोल के साथ मैंने 1 4 एडिशन कराया, क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नया है बिल्कुल, बट डूएबल है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। अब देखो जरा, अब देखो ये एल्डिहाइड है, अटैक हम कोशिश करेंगे इसी टर्मिनल पे हो। अब देखो अटैक इसी पे होना है। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाऊं, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो ये 1 2 ज्यादा प्रेफर करेगा या 1 4? इट शुड बी 1 4, तो इसका अटैक यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ मूव करेगा, तो 3 मेंबर रिंग बन रहा है। और अगर मैंने यहाँ से अटैक कराया तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, ये ज्यादा बेहतर है। देखो एल्डिहाइड वाले पे अटैक भी हो गया, कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन भी यूज हो गया, और 6 मेंबर्ड रिंग भी बन गया। 6 मेंबर्ड रिंग अगर बन रहा है तो वो इंट्रा एल्डोल में बेस्ट होता है। अब देखो जरा इसमें क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज को, इसको मैं ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड है ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, और इस बॉन्ड को मैंने ऐसे मूव करा दिया, और इस बॉन्ड को O- देके मैंने OH कर दिया। अब देखो, अब ये अगेन इनोल हो गया, तो फिर ये कीटो बनेगा। क्लियर?
इस तरीके से ये हो सकता है। अब बताओ, कहीं अब ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, कहीं पे इसके बगल में ओ एच है क्या, जो कि हीट करने पे क्या हो जाए, पाई बॉन्ड बना दे। कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली इसमें भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, अभी भी और एल्डोल होगा। कैसे? इस ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अल्फा एच 1 2 3 4 5 6, अभी इसका अटैक इस पर हो सकता है और साइक्लिक रिजिड स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, साइक्लिक रिजिड स्ट्रक्चर में चला जाएगा, जिसकी अपन को कोई बेसिकली जरूरत नहीं है। बट ये है कि अभी इसमें और रिएक्शन होगी, बिकॉज अल्फा एच है और कीटोन है और मोर देन वन कीटोन है, और अभी भी क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो OH माइनस है, अभी भी इसमें अल्फा एच। अब देखो, ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, इसका इस पर अटैक कराओ, तो 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, हाँ ये हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके का 5 और 6 जितने पॉसिबिलिटीज हो वो आप बना लेना, बट ये 100% श्योर है कि यहाँ पे कहीं पे भी कहीं पे भी आपका एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज और इस पर अटैक करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, एल्डिहाइड पर अटैक करा दिया, यहाँ OH, क्लियर है, ये बनेगा, नॉट दिस, ये था ना, इसका अटैक यहाँ हो गया, तो ये OH आया। सो बेसिकली दिस विल बी 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ OH। अब देखो, ये क्या है, अल्फा एच, और बगल में OH है, तो हीट करने पर इवन CV हो जाएगा। जैसा ना, यहाँ एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, सी ऑप्शन में एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाएगा ना, यहाँ देखो कैसे, सी ऑप्शन में एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा, बिकॉज अब तो ये प्लेन हो गया ना। ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, इसका इस पर अटैक कराओगे तो यहाँ OH आएगा, और ये साइक्लाइज होके अल्फा पोजीशन पे आएगा ना, इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, इसमें नहीं बनेगा। एक बार इसको, एक काम करो, इसको ट्राई करो जरा। इसमें बनेगा नहीं, वैसे बनेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा ये। और इसमें ये अभी टोटोमराइज हो जाएगा। इसमें तो बेसिकली 2 पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें 2 पाई बॉन्ड बनेंगे एक्स्ट्रा, डी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में 1 पाई बॉन्ड बनेगा, और इसमें 0 पाई बॉन्ड, इसमें 0 पाई। सी ऑप्शन एक बार आप चेक करो, सी ऑप्शन एक बार चेक करो, इसका जो आंसर आएगा वो बी एंड सी ही आएगा, क्योंकि बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार सी ऑप्शन चेक करो। देखो, मेरे को तो दिख गया, मेरे को तो दिख गया, आप देख लो। देखो, सी ऑप्शन चेक करना था ना, सी ऑप्शन ये था। देखो, सी ऑप्शन ये था ना। ये तो पक्का है कि इसी ने अटैक करा, है ना, और ये माइनस बनेगा। नहीं, ये माइनस नहीं बनेगा।
ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 2 CO है, उसके बाद 2 कार्बन एक्स्ट्रा है ना, ये दो एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ पे आ रहा है CH डबल बॉन्ड O-, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो सुनो जरा बेटा, यहां तक यही बनाना, चेक करो एक बार, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना, इसमें तो यही सही है। इसका अटैक यहाँ 1 4 और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करके इनोलेट बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? बोलो। हाँ सर। अब देखो जरा, अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये OH बन के कीटो बन जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तब होता है जब कोई रिएक्टिव साइट ना हो। अभी क्या है, ये जो इनोलेट बनेगा ये इस तरीके से रेजोनेंस में होगा, बोलो ये इस तरीके से रेजोनेंस में होगा बेटा या नहीं? हाँ सर। अब यही अटैक कर देगा, बिकॉज हाइड्रोलिसिस अब क्यों होगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, बेसिक मीडियम है, और यही फर्दर अटैक करेगा, बिकॉज अभी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो अब ये अगर यहाँ अटैक करेगा तो कितना मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, और अगर इस पे अटैक कराओ इस पर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 2 3 4 5 6, अब इस पर अटैक करा दो इसका, तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और ब्रिज हेड, ये दोनों पॉइंट ब्रिज हेड होंगे बेटा, जब ये दोनों पॉइंट ब्रिज हेड होंगे तो देखो ब्रिज हेड पे ही तो OH आएगा अब, और जब ब्रिज हेड पे OH आएगा तो अब ये E1 CV करके, अब देखो आप बोलोगे सर ये अल्फा पोजीशन है या सल्फा है, बट यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आ सकता ना, बिकॉज ये ब्रिज हेड बन गया। बेटा ये समझ आया सभी को? सी ऑप्शन में नो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो न्यू पाई बॉन्ड। बेटा सबको समझ आ गया? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा B एंड C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सर। हाँ सर एक डाउट है, लास्ट स्टेप में हमने जब वो लास्ट रिएक्शन किया, मतलब जो सर आप C पे जा सकते हैं क्या अभी जो किया? हाँ हाँ सर यहाँ पे जो हमने जहाँ पे अटैक किया वहां से एक 4 मेंबर्ड हो रहा है और एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और दूसरे वाले पे दोनों 5 मेंबर्ड है, तो प्रेफर कौन सा करेंगे हम? 6 वाला। ओके सर, मतलब एक 4 और एक 6 ही। हाँ मतलब 4 वाला नेग्लेजिबल हो जाएगा, 6 वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके सर। देखो एल्डोल में अगर तुम्हें 5 और 6 दोनों बनाने का अगर मौका मिल रहा है तो यू विल गो विथ 6। ओके सर। सर मुझे ऑप्शन ए में एक प्रॉब्लम था। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर डू वी कंसिडर C डबल बॉन्ड O also as a pi bond or only C डबल बॉन्ड C? इन ए ऑप्शन, हाँ नहीं सर, इन जनरल अगर डू वी कंसिडर C डबल बॉन्ड O एज अ पाई बॉन्ड ओनली, क्योंकि अगर वो कंसिडर किया तो ऑप्शन ए में 2 ही पाई बॉन्ड रिमेनिंग है फाइनल प्रोडक्ट में भी, और इनिशियल में भी 2 ही हो गए। करेक्ट। सो तो नो एडिशनल पाई बॉन्ड इज फॉर्म ना, सो सिर्फ एक पाई बॉन्ड जाके दूसरी जगह पर फॉर्म हो गया है। नहीं देखो एडिशनल पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे वही था कि
पुराने कितने भी टूट जाए नया बनना चाहिए। ओके सर। आप ऐसे लिख सकते हो, न्यू पाई बॉन्ड, नो न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद NaOH। ठीक है, Okay, फाइनली sir. प्रोडक्ट में 2 ही पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे सेंस समझ गए ना क्या है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि न्यू पाई बॉन्ड बनना चाहिए। ओके सर। परफेक्ट, तो सारा समझ आ गया ये? सर डाउट। बेटा कोई डाउट है? हाँ सर। हाँ बोलो। सर न्यू पाई बॉन्ड मतलब आपने कहा कि पुराने कितने भी टूट जाए नया नहीं बनना चाहिए। हाँ हाँ, सर तो बी और सी में भी मैकेनिज्म हम देखेंगे तो नया बन रहा है ना पाई बॉन्ड। फाइनली कहाँ बन रहा है प्रोडक्ट में? सर आप अगर कार्बन को नंबर कर देंगे। अरे वैसे नहीं यार तुम वैसे नहीं। सर क्योंकि IUPAC अनुराग ने जो बोला वो डाउट मेरे IUPAC मन में आया था कि सी डबल बॉन्ड वो भी पाई बॉन्ड ही है ना, तो आप एल्डोल करोगे ए ऑप्शन में है तो सी डबल बॉन्ड हो टूट के सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है तो एडिशनल पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है। नहीं देखो, एल्डोल होता है, एल्डोल के हाँ बाद सर। नॉर्मल थिंग क्या होता है कि इवन CB रिएक्शन से एक वहां पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आता है, करेक्ट? यस सर। इसमें वही पूछा जा रहा है कि जो वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आता है वो किस किस में आएगा। यस सर। या आप ऐसे समझ लो यार, ये 4 ऑप्शंस का एल्डोल पूछा जाएगा तो कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ तो बस वही है, ठीक है। इन चारों का मेजर प्रोडक्ट लिख दोगे ना आप फाइनली? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसमें प्रेसिपिटेशन होगा, और साथ में ये भी आपको बताना है कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो क्या होगा। तो बेसिकली K4FeCN6 बहुत ही शानदार। इसका अगर आपको कलर याद हो, किसी को याद है K4FeCN6 का कलर? ये मैंने आपको KCN वाले रिएजेंट में बताया था, जब KCN का रिएक्शन कराया था सर Fe2+। लाइट पेल येलो। येलो। यस परफेक्ट, लाइट येलो। तो लाइट येलो कलर का K4FeCN6 का सॉल्यूशन होता है, उसमें इन 4 रेडिकल्स का हमें रिएक्शन सीखना होता है। ये बहुत आ चुका है फ्रिक्वेंटली, कई बार जेई में आ चुका है, ठीक है। Cu2+, Zn2+ और Fe2+ एंड Fe3+, इनके साथ इनका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा या क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, या क्या कोई ऑब्जर्वेबल चेंज होगा या नहीं होगा, ये बातें हमें करनी है। तो इसमें बताओ किस किस में प्रेसिपिटेट बनेगा और उसका कलर क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया? नोट्स वगैरह मत देखना, अपने हिसाब से सॉल्व करना है जो आपको याद है। हाँ देखो बेटा, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, याद रखना K4FeCN6 के साथ जो 4 पोटेशियम होते हैं उनकी जगह 2 कॉपर आके उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो बनेगा Cu2FeCN6, और ये होता है चॉकलेट ब्राउन PPT। चॉकलेट ब्राउन PPT ऑब्जर्व होता है। जैसे ही आप कॉपर 2+ आयन डालोगे तो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है जिंक में, यहाँ देखो ये जेई में आ भी चुका है, जिंक में बनता है बेटा K2ZnFeCN6। मतलब जो 4 पोटेशियम होते हैं, जो 4 पोटेशियम होते हैं, तो पहले वाले में क्या बना,
चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, ठीक है, और 4 पोटेशियम को 2 कॉपर ने रिप्लेस कर दिया, जैसे चॉकलेट ब्राउन। दूसरे वाले में जो 4 पोटेशियम होते हैं उसमें 1 जिंक और 2 पोटेशियम, मतलब मिक्स्ड पोटेशियम एंड जिंक का फेरोसाइनेट का पीपीटी बनता है। और जिंक है अगर और कॉपर है तो व्हाइट के अलावा कोई पीपीटी नहीं आ सकता है, बिकॉज जिंक में ऐसा कोई कलर नहीं आता। तो ये आपका बनेगा व्हाइट पीपीटी। ये जेई में अभी रिसेंटली पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा है Fe2+ के साथ, बेटा यहाँ देखो Fe2+। अब देखो आपको पता है कि Fe2+ रखा रखा Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख के आएगा इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिकॉज वी वांट कि जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट ना हो। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा Fe2+ aqueous प्लस दिस इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो बेटा इन एब्सेंस ऑफ एयर ये भी +2 रहेगा, ये भी +2 रहेगा। और क्या ऑब्जर्व होता है, Fe2+ अगर है इन एब्सेंस ऑफ एयर तो यहाँ पे आता है बेटा K2 FeCN6 का व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी आएगा? व्हाइट पीपीटी। और जो तीसरा है Fe3+ एंड FeCN6 4-, ये बहुत ही फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। इस एनाइन का वैलेंसी क्या हो गया फेरोसाइनेट का 4 और उसका 3, तो ये आ जाएगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। और ये जो पीपीटी आता है ये आपका ब्लू कलर का पीपीटी आएगा, इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखो चारों में प्रेसिपिटेट बन रहा है, चारों में प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये बात आप सब लोग को समझ आ गई। याद रखना कॉपर में क्या होता है, कॉपर का वैलेंसी 2, इसका 4, इसका 2, इसका 4, फेरोसाइनेट का 4 होता है फेरोसाइनेट का वैलेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा चॉकलेट ब्राउन। याद रखना कॉपर का प्रेसिपिटेट जो फेरोसाइनेट का होता है, फेरोसाइनाइड का फेरो +2 है, ये फेरो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यस और नो? फेरो कॉम्प्लेक्स का जो कॉपर के साथ प्रेसिपिटेट बनता है वो फ्रेश Cu2 FeCN6 बनता है चॉकलेट ब्राउन। जिंक के साथ बेटा मिक्स्ड पोटेशियम और जिंक का प्रेसिपिटेशन होता है, याद रखना। इसमें मोस्टली अभी ये जब जेई में आया था तो बच्चों ने पता क्या करा था, यहाँ पे बच्चों ने करा था यहाँ पे Zn2 FeCN6 जो कि मिक्स्ड होता है पोटेशियम और जिंक के साथ प्रेसिपिटेशन होता है, व्हाइट पीपीटी होगा। और +2 अब यहाँ पे देखो चांसेस है ऑक्सीडेशन के, तो आप ले रहे हो +2, हो सकता है वो +3 में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए रिस्क ना लेते हुए जो यहाँ लिख के देगा इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो +2 का वैसे ही होता है जिंक जैसा, मतलब K2 FeCN6। और +3 प्रीसियन ब्लू, ये तो सारे बच्चों को मालूम होता है, प्रीसियन ब्लू प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है, इसको प्रीसियन ब्लू पीपीटी बोलते हैं। बेटा कितना शानदार क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ABCD विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये वाला जो प्रेसिपिटेट है चॉकलेट ब्राउन, इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। However, in the presence of ammonia solution, no such precipitates are obtained because free Cu2+ ion not sufficiently available due to the complex formation of। देखो सुनो बेटा, होता क्या है जब अपन टेस्ट वगैरह करते हैं ना तो वहां पे NH4OH का होना बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट में NH4OH आता है। तो याद रखना इफ अमोनिया इज प्रेजेंट, अगर वहां पे अमोनिया प्रेजेंट है विद Cu2+, ठीक है, तो क्या होता है, नो चॉकलेट ब्राउन
पीपीटी इज ऑब्जर्व। ऐसा चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉपर 2+ इससे, ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इससे भी जबरदस्त स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जिसका जो फॉर्मेशन होता है केएफ होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है उस पूरे। याद रखना, अगर वहां पे अमोनिया प्रेजेंट होगा तो Cu2+ आयन पूरा का पूरा अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, देयर विल बी नो अवेलेबल फ्री Cu2+ आयन। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है Cu2+ K4FeCN6, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और वहां लिखा होता है कि यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है, अगर ये लिखा हुआ है, या अमोनिकल बोल दे, अमोनिकल K4FeCN6, तो नो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, कोई चॉकलेट ब्राउन पीपीटी नहीं बनेगा। वहां पे जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कलर होगा, नो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा CuNH3 2+, इसकी वजह से डीप ब्लू कलर का वहां पे सॉल्यूशन है। इसलिए आप सुनो जरा ध्यान से, इस बात को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज हमेशा चांसेस तो होते ही हैं वहां पे अमोनिया होने के, कभी भी ये रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड डाल के कराओ। आप क्या करके कराओ? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अगर आप डाल के K4FeCN6 का Cu2+ से रिएक्शन कराओगे, तो अगर वहां पे NH4OH है या वहां पे अगर अमोनिया है सॉल्यूशन में, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड आपका जो प्रेसिपिटेशन होगा वो आपको शानदार तरीके से चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा। कई बार क्या होता है ना, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जेई को ये बहुत पसंद है, बच्चों ने रट लिया चॉकलेट ब्राउन, 2 ऑप्शन और बना देगा, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सोच तो लोगे कि ये कॉम्प्लेक्स बनता है, बट इसका इंटरफेरेंस उस पीपीटी में होता है या नहीं, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मच फास्टर और दैट प्रेसिपिटेशन। तो उन सब मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने ऐड कर दिया। नाउ हम क्या कह सकते हैं, हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं कि भले ही यहाँ पे Cu2+ में क्या हो, अमोनिया हो, ठीक है, भले ही अमोनिया प्रेजेंट हो, और आप चाहते हैं कि K4FeCN6 से रिएक्शन हो, इससे K4FeCN6 से अगर आपका रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा क्या डाल के रख दो, एसिटिक एसिड, और अगर आप एसिटिक एसिड डाल के रखोगे तो रीअपीयर हो जाएगा क्या, Cu2FeCN6 का जो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी है वो आपको डेफिनेटली दिखेगा, और अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से ये कॉपर 2+ की बातें हमें पता होनी चाहिए। सेकंड बहुत प्लेन है, ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूं समझो बेटा। पहले वाले में प्रेसिपिटेट पिक करना बहुत इजी था यार, 4 पोटेशियम की जगह 2 Cu आ गए, प्रेसिपिटेशन हो गया, और कॉपर के तो वैसे भी नॉर्मली सब पीपीटी बनाते ही है, तो इसमें बहुत इजी था, ये कोई भी पिक कर लेता, ठीक है। तो अब एडवांस में इसमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ सकती है कि अगर अमोनिया प्रेजेंट है तब क्या होगा, अगर अमोनिया नहीं प्रेजेंट है तब क्या होगा, और अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या है टू रीअपीयर दैट चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये इटसेल्फ, दिस इज इटसेल्फ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज देखो ये कोई पिक नहीं करने वाला एग्जाम में। अगर उसने बोल भी दिया कि व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो आप बनाओगे Zn2 FeCN6 इस तरीके का। इनफैक्ट पता है इसमें मिक्स आता है, और ये भी नहीं आता है, ये आता है K2, अगर मैं पूरा कॉम्प्लेक्स लिखूं K2Zn3, बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया है 8, और चाहिए था 4, तो यहाँ होल्ड वाइज एक्चुअल प्रेसिपिटेट इज दिस। बट देखो है क्या, आपको याद क्या रखना है कि जिंक और पोटेशियम दोनों के साथ फेरोसाइनाइड प्रेसिपिटेट आउट होता है। सो द एक्चुअल जो कंपोजिशन है एक्चुअली में K2Zn3 FeCN6। आप प्रीवियस ईयर जेई में क्वेश्चन देखना तो पता क्या था, K4FeCN6 में Zn2+ आयन डाला तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है उस व्हाइट प्रेसिपिटेट का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा,
बहुत ही शानदार उसमें एक ऑप्शन था K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये आपका होगा। इसमें बच्चे क्या क्या पिक कर सकते हैं, देखो K2ZN भी गलत है बिकॉज जब ये है तो वो गलत है ना, और ZN2 तो पक्का गलत है, बट K2ZN एंड K2ZN3 ये दोनों साथ में नहीं थे, मतलब जिसको ये पता था कि मिक्स बनता है उसका आंसर सही हो जाता है। हाँ Fe2+ में यही आता है, Fe2+ में यही प्रेसिपिटेशन आता है K2F, और प्रीसियन ब्लू इज वेरी फेमस, ये तो आप सबको पता हो गया। अच्छा ये बताओ जरा, अब अगर इसमें बेटा एयर होता तो क्या होता, सोच के बताओ, अगर एयर होता तो क्या होता है? बोलो बेटा, अगर एयर होता तो क्या बनता है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस a pale blue PPT is observed. Pale blue PPT is observed due to partial conversion of Fe2+ ion into Fe3+ ion। बेटा जो फ्री Fe2+ है वो ऑक्सीडाइज होगा जल्दी, या जो अंदर वाला Fe2+ है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जो बाहर वाला है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन होने लगेगी, बट वो पार्शियली होगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ब्लू आता है, वहां पे हल्का सा ब्लू आएगा, बिकॉज आप सोचो व्हाइट प्लस ब्लू का मिक्सचर आ जाएगा। बेटा ये पॉइंट आप पकड़ पा रहे हो, बिल्कुल लॉजिकल बात है। जब हाँ तक ये Fe2+ है ये व्हाइट है, और जब ये पूरी तरीके से Fe3+ है तो ये प्रीसियन ब्लू है। अब यार उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं कि पूरा का पूरा Fe2+ को खोज के पूरे को Fe3+ में कन्वर्ट कर, सो देयर विल बी अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+, और अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो ब्लू और व्हाइट के बीच में जो कलर आएगा प्रेसिपिटेट का, वो कलर आएगा आपका किसका, Fe3+ की वजह से। तो बेसिकली अगर आपसे बोला जाए कि पेल जो ब्लू आएगा, जो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट आएगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा वो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज देयर विल बी द मिक्स्ड थिंग्स। इसका भी ये भी प्रेसिपिटेट होगा, ये भी प्रेसिपिटेट होगा, तो ओवरऑल जो प्रेसिपिटेट दिखेगा व्हाइट प्लस ब्लू, दैट विल बी पेल ब्लू। आपसे इसका कंपोजिशन नहीं पूछा जाएगा। तो बात समझ आया? मतलब वहां पे जो ये रिएक्शन होने लगेगी वो ये वाली रिएक्शन होगी, Fe3+ प्लस FeCN6 4- एंड Fe2+ प्लस FeCN6 होल 6 4-, ये दोनों प्रेसिपिटेशन होंगे, समझ गए ना? तो इसमें आता है प्रीसियन ब्लू, ये ब्लू PPT आता है और ये व्हाइट PPT आता है, इन दोनों के मिक्सचर आएंगे। तो समझ आ गई ये बात? किसी को कोई तकलीफ? तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर Cu2+ आयन है K4FeCN6 के साथ तो चॉकलेट ब्राउन PPT, और वो चॉकलेट ब्राउन PPT ऑब्जर्व नहीं होता है अगर वहां पे अमोनिया प्रेजेंट हो, बिकॉज अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है CuNH3 होल 4 2+, वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है
और उसकी वजह से Cu2 प्लस आयन फ्री नहीं होगा मार्केट में। और अगर Cu2 प्लस आयन मार्केट में फ्री नहीं होगा तो ऐसा देखा गया कि वहां पे कोई चॉकलेट ब्राउन पीपीटी नहीं बनता है। अगर आप चाहते हो कि अमोनिया के रहते हुए भी चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बने तो आप रिस्क ना लेते हुए आप सिर्फ K4FeCN6 मिलाओगे, तो वहां पे चांसेस है कि अमोनिया हो। तो आप उस रिस्क को अगर आपको खत्म करना है तो उसमें हल्का सा आप एसिटिक एसिड डाल दो। अगर वहां पे अमोनिया होगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय करके चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बना लेगा। तो कॉपर में तो ये स्टोरी है। जिंक में याद रखना K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस व्हाइट पीपीटी बनता है। Fe2 प्लस इन एब्सेंस ऑफ एयर K2FeCN6 व्हाइट पीपीटी, बट इन केस ऑफ Fe3 प्लस इट विल बी प्रीसियन ब्लू। बहुत ही डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रीसियन ब्लू पीपीटी बहुत फेमस है, सारे बच्चों को लगभग पता ही होता है ये, ठीक है। और अगर हाँ ये क्वेश्चन नहीं पता होता है +2 वाला, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उसमें पेल ब्लू पीपीटी आएगा, बिकॉज +3 वाला भी प्रेसिपिटेट बनेगा, +2 वाला भी, बिकॉज एयर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो होपफुली ये K4FeCN6 की सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है, पीपीटी फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व, सेम रेडिकल है Cu2 प्लस Zn2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। बस K4FeCN6 जो लाइट येलो सॉल्यूशन होता था उसकी जगह येलो सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 डाल दिया। तो अब बताना है किस किस में प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर वो प्रेसिपिटेशन होगा तो उसका कलर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जो आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था एल्डोल बेटा बहुत सालों से आ रहा है, ठीक है, बट उसमें मोस्टली ऐसा जेई में कभी नहीं आया जब पाई बॉन्ड पे अटैक करके वो मूव करे। तो वैसे अपन ने आज 2 क्वेश्चन देखे। K4FeCN6 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जेई। एल्डोल तो ऐसा है कि हर 3 साल में एक सवाल आता ही है, 4 साल में। और K4FeCN6 काफी स्टाइलिश है, उसकी 4 रिएक्शंस में से कोई ना कोई रिएक्शन आ सकता है। K3FeCN6 थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट कम इम्पोर्टेंट चीजें भी कई बार आती हैं, बिकॉज दिस इज इन जेई सिलेबस। और जब ये आएगा तो फिर ये एक्चुअली में ऐसा होता है ना, हर बुक में आपको मिलेगा नहीं, हर बुक में वो थीम मिलती है आपको जो जेई में आ चुका है। तो K4FeCN6 जेई में बहुत बार आया है तो उसकी रिएक्शंस तो आपको मिल जाएंगी, बट K3FeCN6 बहुत कम बार आया है, इसलिए ये बहुत नॉर्मल नहीं है बच्चों को। मतलब अगर आप देखो तो उस क्वेश्चन को अगर मान लो टॉप जेई रैंकर्स में जो आप 10,000 बच्चों में से हो सकता है उसको 2,000 बच्चे सही कर दें, 3,000 बच्चे सही कर दें, बट इसको 500 बच्चों से ज्यादा सही नहीं कर पाते। अच्छा, आपको आइडिया है फर्स्ट वाले में क्या बनेगा? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो इसकी वैलेंसी 3 है, फेरिसाइनाइड, दिस इज फेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, मतलब FeCN6 3- और ये 2+ है, तो इसका कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो कैसा होगा, Cu3, तो इसकी वैलेंसी यहां आ गई FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका ग्रीन पीपीटी बनता है, ग्रीन पीपीटी। अब बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि CuFe कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन। CuFe कॉम्प्लेक्स चॉकलेट ब्राउन होता है जब Fe+2 में हो। अगर फेरिसाइनाइड है तो ग्रीन पीपीटी। और सुनो इसमें एक और बात बताता हूँ, सेम दिस पीपीटी will not be observed
will not be observed if ammonia is present in aqueous solution। अगर उस सॉल्यूशन में अमोनिया प्रेजेंट है तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी स्टोरी, द होल स्टोरी इज सेम एज, बिकॉज Cu2 plus 4 ammonia will produce CuNH3 whole 4 2 plus deep blue solution, मतलब स्टोरी बिल्कुल सेम है। अगर वहां अमोनिया है तो ये ग्रीन पीपीटी नहीं बनेगा, और अगर आप चाहते हो ये ग्रीन पीपीटी बने हमेशा तो आप रिस्क मत लेना। Cu के साथ अगर यहाँ अमोनिया है भी, ठीक है, तो आप जब इसकी रिएक्शन कराना तो K3FeCN6 के साथ आप क्या पुट कर देना बेटा, थोड़ा सा एसिटिक एसिड, तो आपको ग्रीन पीपीटी मतलब Cu3FeCN6 होल ट्वाइस, ये जो ग्रीन पीपीटी है ये आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, बिकॉज जो डाला हुआ एसिटिक एसिड है वो अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बेटा डेफिनेटली आपका प्रेसिपिटेट आएगा, ग्रीन पीपीटी आएगा, तो फर्स्ट में आएगा पीपीटी एंड ग्रीन आएगा। सेकंड बताओ। सेकंड बताओ बेटा। सेकंड में लिख लो बेटा, नो ऑब्जर्वेबल चेंज। ना तो कोई कलर चेंज होता है, ना कोई गैस निकलता है, ना कोई प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेसिकली जब कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। ये येलो सॉल्यूशन में आप जिंक के टुकड़े डाल दो, जिंक आयन और येलो पीपीटी को मिला दो, तो वो आपका एज इट इज वैसे ही होता है, कोई चेंज नहीं आता है। जब चेंज नहीं आएगा तो कोई अपने पास एविडेंस नहीं है कि हम ये बोल पाए कि वहां पर रिएक्शन हो रहा है। बहुत ही सुंदर है। Fe देखो K4FeCN6 का Zn2+ के साथ दिया था कि व्हाइट पीपीटी है। अब क्या है, सुबह 4 बजे जाग के बच्चा रट्टा मारते हैं, Zn2+ Fe, Zn2+ व्हाइट पीपीटी। अब प्यार से वो किसी दिन ये पूछ लेंगे किसी बार, तो क्या होगा इसमें 99% बच्चे क्या टिक करके आ जाएंगे, व्हाइट पीपीटी। ऑप्शन देगा ऐसे आपको, व्हाइट पीपीटी, चॉकलेट ब्राउन, है ना, ब्लू पीपीटी, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा उसका नन ऑफ दीज। तो व्हाइट जरूर देगा और लोग व्हाइट टिक करेंगे, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये आंसर अब नहीं आएगा आपका, नो रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेबल चेंज। चलो नाउ, ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बताओ कौन सा पीपीटी बनेगा। देखो देखो, सुनो सुनो बेटा, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद रखना है। अपन 2 देख चुके हैं, सुनो देखो बेटा, Fe अगर +2+2 है, ये बाहर वाला है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स वाला है। जब अंदर बाहर दोनों +2+2 है, उसको बोलते हैं फेरो कॉम्प्लेक्स। फेरो का कलर क्या है, व्हाइट, ठीक है। जब बाहर 3 अंदर 2, तो क्या है बेटा, प्रीसियन ब्लू, ठीक है। जब बाहर 2 अंदर 3, वो कहलाता है टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है। और जब +3+3, तो वो कहलाता है ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों बातें। फेरी व्हाइट, फेरो प्रीसियन ब्लू, फेरी टर्नबुल्स ब्लू, फेरी ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बताओ जरा, इसमें कौन सा पीपीटी बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लू आएगा।
बोलो बेटा, ब्लू आएगा ना? अरे बताओ भाई। हाँ सर। तो अब देखो, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, कैसा दिखेगा? Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये पीपीटी आएगा बेटा, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अगले में क्या आएगा बताओ? अब इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे कौन सा पीपीटी आएगा? ब्लू पीपीटी आएगा, और उसको क्या बोलूंगा मैं? टीबी, टर्नबल्स ब्लू। अब बताओ फोर्थ वाले में क्या आएगा? इसकी वैलेंसी 3, इसकी 3, तो ऐसा कुछ आएगा बेटा, बोलो बेटा। और इसका कलर क्या बताया मैंने? ब्राउन। याद रखना, ये ब्राउन पीपीटी नहीं होता है, ये ब्राउन पीपीटी नहीं होता, ये कलर होता है। तो ऑब्जर्वेबल चेंज तो हो रहा है, ब्राउन कलर तो आ रहा है, बट पीपीटी नहीं है। बेटा ये बात समझ आया? तो यहाँ पे नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी, ओनली कलर चेंज, ओनली कलर चेंज। और ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्राउन कलर सॉल्यूशन ऑब्जर्व होगा। तो देखो, येलो से ब्राउन कलर हो गया, ऑब्जर्वेबल चेंज तो हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल, नो प्रेसिपिटेट, ओनली कलर चेंज, ब्राउन कलरेशन। तो बेटा इसमें बताओ प्रेसिपिटेट कितने में बना? ओनली 1 एंड 3। रिएक्शन कितने में हुआ? 1, 3 एंड 4। क्लियर है? किसमें रिएक्शन नहीं होगा? सेकंड। किसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा? सेकंड एंड फोर्थ। किसमें रिएक्शन होगा और प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा? फोर्थ। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ। Cu2+ को अगर K3FeCN6 में डालोगे, ग्रीन पीपीटी आएगा, और ये पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगा अगर वहां पे अमोनिया है तो, बिकॉज अमोनिया का Copper2+ के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो रिएक्शन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फ्री Cu2+ आयन अवेलेबल होगा नहीं सोल्यूशन में, तो फिर आपका ग्रीन पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए आप एसिटिक एसिड मिला के थोड़ा सा रिएक्शन कराओ तो ग्रीन पीपीटी ऑब्जर्व हो जाता है। Zn2+ में कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता है, K3FeCN6 के साथ नो रिएक्शन। Fe2+ अगर बाहर है, अंदर Fe3+ है, तो टर्नबल्स ब्लू, और ये ब्लू पीपीटी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्नबल्स ब्लू। अब Fe3+ के साथ अगर Fe है तो ब्राउन आता है, बट वो कलर आता है, ब्राउन आता है, वो कलर आता है, ठीक है, वो पीपीटी नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। सर हाँ सर, तीसरे वाले रिएक्शन में भी एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है ना? करेक्ट करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये Fe3+ में चला जाएगा, Fe3+ में चला जाएगा तो ब्राउन कलरेशन, फिर कुछ कलरेशन होगा, कुछ ब्लू पीपीटी, तो फिर ब्लू पीपीटी दिखेगा ही नहीं। बेटा समझ गए? किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो बेटा। बताओ भाई। नहीं सर, समझा। अब सुनो जरा, अब इन 4 में से एक रिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने गलत लिखा है, वो बताओ कौन सा है। हालांकि ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1-3 ही आएगा, ठीक है, 1-3 ही आएगा, आप समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर 1-3 भी आएगा,
ये अभी भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका ब्राउन कलरेशन भी ब्राउन ही आएगा, बट केमिकल कंपोजिशन किसी का गलत लिखा है, बताओ वो कौन है? एक कंपाउंड का जो फाइनली प्राप्त होगा आपको इन रिएक्शन से, वो जो फाइनली आपको मिलेगा उसमें एक कंपाउंड का जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो गलत लिखा हुआ है। सर शायद लास्ट वाले में मिक्स्ड हो जाता है। लास्ट वाला इज करेक्ट, बिकॉज वो तो बेटा सॉल्यूशन में है ना, लास्ट वाला इज करेक्ट। सर फर्स्ट वाला इज ऑल्सो करेक्ट, और सेकंड में तो कुछ है नहीं। देखो थर्ड वाले में बेटा क्या कंट्रोवर्सी है उसको समझो जरा, ध्यान से समझो बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो प्रेसिपिटेट लाइक टर्नबुल्स, ऐसा पुराने जमाने में बोला जाता था। पुराने जमाने में कैसे बोला जाता था ये समझ गए, जो मैंने अभी बताया आपको। बट एक्चुअली में इन रियलिटी रिएक्शन क्या होती है, रिसेंट स्टडीज के हिसाब से देखो जरा, होता क्या है कि जब आप Fe2+ लेते हो और FeCN6 3- लेते हो, तो इनमें एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और रेडॉक्स होके ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एयर ही बात कर रहा हूँ, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है Fe3+ में, और ये जाता है FeCN6 4- में, और फिर जाके ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कौन सा, प्रीसियन में। और वो क्या होगा, Fe, वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, और ये प्रीसियन ब्लू PBT, प्रीसियन ब्लू PPT, प्रीसियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ये बनता है। तो लोग ये सोचते हैं कि देखो, अब ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे रेड ऑक्स है तो थोड़ा सा कंपोजिशन तो चेंज हो गई ना। तो लोग सोचते हैं कि ये ब्लू डिफरेंट है, मतलब लोग सोचते हैं कि ये बना है, पहले लोग ऐसा सोचते थे। Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, तो ये PPT तो बनता ही है। लोग इसको सोचते थे कि ये टर्नबुल्स ब्लू है, PBB, ये टर्नबुल्स ब्लू PPT है। अब देखो समझो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो दोनों में ब्लू बन रहा है, बाहर +2 है, अंदर +3 है, तो पुराने जमाने में माना जाता था ब्लू आया। देखो ऑब्जर्वेबल जो चेंज है वो तो ब्लू ही है ना। Fe+2 एंड Fe3, अगर बाहर 3 है अंदर 2 है तो आपका प्रीसियन ब्लू, ये पुरानी सोच थी। बट इन रियलिटी देखो थोड़े से दोनों ब्लू कलर अलग दिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट एक्चुअली में वो अलग दिखता है बिकॉज कि कुछ ये रेडॉक्स हो जाएगा और कुछ का रेडॉक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है, जो रिसेंट स्टडीज है उसके हिसाब से। देयर इज नथिंग लाइक टर्नबुल्स ब्लू, ऐसा प्रेसिपिटेट होता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, प्रेसिपिटेट यही बनता है, बट कंपोजिशन अलग होने की वजह से इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। और उसको लोग पहले बोलते थे कि भाई ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, जबकि आप चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों में प्रेसिपिटेशन जो होना है वो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है। बट अब पुराने जमाने में ये था, अब अगर आपसे कोई डायरेक्ट टर्नबुल्स ब्लू पूछ ले तो फिर तो आप यही बताओगे। अब पुराने जमाने में जो मानते थे उन्होंने ही टर्नबुल्स ब्लू डिफाइन करा, बट इन रियलिटी एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन ये हो। तो यहाँ पे आज की डेट में जब स्टडीज सारे हमें मालूम है, सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है, तो ये लिखना एक्चुअली में गलत है। आप यहाँ पे क्या लिखो, ब्लू प्रेसिपिटेट दैट इज स्लाइटली डिफरेंट एज प्रीसियन ब्लू, बट जो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल स्पीसीज है वो वही है, प्रीसियन ब्लू वाला। बेटा ये बात समझ आ गई आपको? ये बात आपको समझ आ गई, बोलो।
यस सर। सर फिर जेई में क्या लिखेंगे ऐसे कुछ? जेई में बेटा अब पूछा ही नहीं जाएगा टर्नबल्स फ्लू। जेई में इनफैक्ट 90s में पूछा भी गया था, तब तक ये स्टडीज नहीं हुई थी, ओके सर। है ना। जेई जेई को भी तो, जेई में जो प्रोफेसर है उन्हें भी तो मालूम है ऐसा कोई डेवलपमेंट हो गया, तो वो अब क्यों पूछेंगे, या अगर वो पूछेंगे भी तो ऑब्वियस सी बात है, टर्नबल्स फ्लू जब होता ही नहीं है कुछ, तो फिर अपन कैसे टिक करेंगे। बट यस, अगर मान लो कोई ये पूछ ले, अभी भी जेई मेन में ये पूछ ले व्हाट इज टर्नबल्स फ्लू, तब तो आप यही बताओगे, बिकॉज टर्नबल्स फ्लू का मतलब यही है, बाहर दो अंदर तीन। क्लियर है बेटा? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज आर करेक्ट electron affinity order, electron affinity FCl Bri, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ओल्ड स्टाइल से टीपू ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्सीजन यहाँ डाल दो। क्वेश्चन क्या है, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ओल्ड स्टाइल से टीपो में डिक्रीजिंग और ऑक्सीजन मिनिमम, N2O4 कैन हैव NON बॉन्ड, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्यों आगे आऊं मैं, CuAg Au में Cu से Ag डिक्रीज होता है, फिर Ag से Au इंक्रीज होता है। जैसा बताना इन चार ऑप्शन में कौन कौन सा सही। बेटा इसमें N2O3 कर लेना, N2O3 कैन हैव NON बॉन्ड। हाँ, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है बेटा, आंसर सारे करेक्ट है। सारे आंसर करेक्ट हैं, देखो जरा कैसे याद रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है FClBri, बट याद रखना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज 2p ऑर्बिटल में ऐड करना होता है, साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेट रिपल्सिव फोर्स वहां पे लगता है, और रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि क्लोरीन के केस में रिपल्सन कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है। तो याद रखना डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, डिक्रीज होता है, बट इसमें एक स्टेप पीछे चला जाता है, ठीक है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। और ऑक्सीजन के केस में बेटा, ऑक्सीजन के केस में बिल्कुल लास्ट हो जाता है,
क्योंकि ये ऐसी बात होती है, समझो जरा ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बेटा इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना मैग्नीट्यूड का, कि इसका कम हुआ तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। और इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है, बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ खास ज्यादा तो होता नहीं है, 100 एंड 200 के बीच में होता है, और इनका 300 400 होता है, तो इनमें गैप बहुत ज्यादा है। गैप जब बहुत ज्यादा होगा, आप ऐसे याद रखना, जैसे मान लो इसका 400 है, इसका 300 है, इसका 400 होना चाहिए, इसका 300 होना चाहिए, है ना। तो अब अगर मान लो थोड़ा सा भी रिपल्सन वहां हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप ही तो पीछे जाएगा। इस केस में 10-10 5-5 का डिफरेंस होता है। तो अगर मान लो थोड़ा सा भी रिपल्सन वहां बढ़ा, तो याद रखना O मतलब 0, 0 मतलब लास्ट। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मालूम है, डी ब्लॉक में 3D के बाद 4D में, 4D एलिमेंट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और 4D से 5D में बहुत सारे केसेस में इंक्रीज होता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो 3D से 4D एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब उम्मीद से ज्यादा होता है 5D का, और इस केस में ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बट नॉर्मल थिंग यही है कि 3D से 4D में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, पर 4D से 5D में ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। तो ये जेई में आ चुका है। N2O3 के बेटा थोड़ा सा देखो, N2O3 का ये सिमेट्रिकल फॉर्म होता है, ये फॉर्म सिमेट्रिकल होता है, और ये होता है असिमेट्रिकल। ये होता है कलरलेस, और ये होता है ब्लू, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब देखो कितनी प्यारी बात है ये मैंने इसलिए लिया, जेई में पता है एक बार क्वेश्चन आया था कि N2O3 में NN लिंकेज होता है, तो NN लिंकेज होता है क्या बताओ? यस होता है। N2O3 में NON लिंकेज होता है, वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। मैंने क्या बोला, N2O3 can have NON bond, yes, N2O3 is having NON bond, N2O3 is having NN bond, because इसके दो फॉर्म होते हैं, ये है सिमेट्रिकल फॉर्म, ये है डिसिमेट्रिकल फॉर्म। और जो N2O3 सॉलिड है, N2O3 जो सॉलिड होता है वो आपका ब्लू कलर का लिखा रहता है एनसीईआरटी। ब्लू कलर का इसलिए लिखा रहता है बिकॉज प्रेफर्ड स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाला स्ट्रक्चर का जो सॉलिड फॉर्म होगा वो आपका कलरलेस होगा। इस वाले स्ट्रक्चर का अगर जैसे कहीं लिखा है ब्लू N2O3, इट मींस वो इसकी बात कर रहा है। अगर उसने बोला ब्लू N2O3 is having NN bond, yes this is correct। अगर उसने बोला कलरलेस N2O3 is having NON bond, then it is also correct। अब उसने ब्लू और कलरलेस नहीं बताया, तो N2O3 अकेला बोला, तो कुछ भी हो सकता है। ये बेटा टॉटोमेरिज्म टाइप से नहीं है ये ना, इनको एक लाइट की जरूरत पड़ती है एक दूसरे में कन्वर्ट होने में। दोनों ठीक ठाक स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें ज्यादा बन गए, और इसमें क्या हो रहा है, सिमेट्री है। तो मतलब हाँ, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है इन द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, बट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। और ऐसा भी याद रखना, जो N2O3 सॉलिड होता है उस वो कैटाइन और एनाइन में ब्रेक जब होगा तो क्या होगा, NO+ एंड NO2-। ये भी याद रखना, NO+ एंड NO2-। तो बेटा इस क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? N2O3 कैन हैव NON बॉन्ड, यस। कलरलेस N2O3 में हो सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3D 4D से 5D, 5D में यहाँ कॉपर वाले ग्रुप में इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, बट फ्लोरीन और क्लोरीन को चेंज कर दिया करो। और ऑक्सीजन फैमिली में ये ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन लास्ट में होगा। इसमें कोई तकलीफ? सर ऑक्सीजन में इतना कम क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन में बेटा इतना कम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो इसमें आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ऐसा खास तो है नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये कुछ बहुत खास अच्छा स्टेबल तो हो नहीं जाएगा, यस और नो। तो इसकी इनकी जो एफिनिटीज है वो, क्योंकि ये तो हेलोजन बनेंगे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, और हेलोजन जो होंगे वो नोबल गैस बनेंगे। तो जो हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मच मोर हायर देन दिस ऑक्सीजन फैमिली, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कुछ खास स्टेबल तो हो नहीं रहे। तो इनमें जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लो आप ऐसे सोचो, मान लो 2 क्लासरूम है, ठीक है, 2 क्लासरूम है जिसमें 5-5 बच्चे हैं, मार्क्स उनमें ऐसे हैं 99, 94, 90, 90 और 85। और अब अगर मान लो गलती से जो टॉपर है, जो नॉर्मली टॉपर रहता है, उसके 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए, तो वो तो ऐसे कंपटीशन में तो लास्ट पहुंच गया बेटा, यस और नो। और अगर मान लो क्लास में ऐसा हो भाई टॉपर के 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, तो अब यहाँ पे अगर टॉपर का गलत भी हो गया 2 क्वेश्चन, तब भी वो सेकंड पे ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनमें जो गैप है वो बहुत कम है। जब गैप इनमें बहुत कम है और रिपल्सन तो लगभग उतना ही बढ़ना है, बिकॉज 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2p में 7 थे, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आना था, यहाँ 7वां आना था। तो दैट फैक्टर इज नॉर्मली द रिपल्सिव फोर्सेस इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये अचानक से डाउन हो जाता है, समझ गए ना? हाँ सर। अच्छा, आपको ये बात मालूम है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन is endothermic, but for phosphorus it is exothermic। ये मालूम है क्या? बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक बट इट इज एक्सोथर्मिक फॉर फास्फोरस। दोनों सेम पीरियड के होने के बाद, दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ऐसा होता है। मतलब जो ये फैमिली होती है ना बेटा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये इसमें इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होता है, बाकी सबका एक्सोथर्मिक होता है। ये मालूम है क्या सर? पहले तो ये बताओ, ये मालूम है या नहीं? मालूम है या नहीं मालूम है? आवाज आना बंद हो गई क्या? मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर हाँ, मालूम है मतलब ऐसे। अच्छा, ये आइडिया है किसी को? अच्छा, ये पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल एंडोथर्मिक है? हाँ सर। ये मालूम होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ। और आपको ये भी मालूम होगा, ये भी फुल्ली फिल्ड थे, ये सब ऑल एंडोथर्मिक होते हैं, पूरा फैमिली इनका एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, हाफ फील्ड में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, नोबल गैस सारे होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल सारे होते हैं, और इनके अलावा बताओ अगर कोई एंडोथर्मिक होता हो
इनके अलावा कोई एंडोथर्मिक? अल्कली मेटल्स। इसमें बेटा ये वाला फैमिली और ऐड कर लेना, ZnCdHg, जो आपके फर्स्ट बी होता है, बिकॉज ये भी तो फुल्ली फिल्ड है कंप्लीटली। तो आपको क्या याद रखना है बताओ? नोबल गैसेस, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ZnCdHg। अब और सुनो, ये मैंने आपको एस, पी और डी ब्लॉक के बताए, कुछ एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बट उनकी जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे, जेई में नहीं पूछा जाएगा, जेई में मोस्टली एस, पी और डी ब्लॉक पूछा जाएगा। तो याद रखना, नोबल गैसेस, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ZnCdHg वाला फैमिली एंड नाइट्रोजन, इनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करने पर एनर्जी देनी पड़ती है। रेस्ट इन ऑल अदर केसेस इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो, इनमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये हाफ फिल्ड हैं, बट हाफ फिल्ड होने के बाद भी इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फिर वो क्या आ जाता है, फिर वो पी में शिफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल एनर्जी इनमें ऐसा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करोगे तो एनर्जी ओवरऑल रिलीज होती है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या की पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? नोबल गैसेस पूरे, एल्कलाइन अर्थ मेटल सारे, ZnCdHg पूरा फैमिली एंड नाइट्रोजन, इनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक। रेस्ट इन ऑल अदर केसेस, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है किसी भी गैसियस एटम में, वो एक्सोथर्मिक होता है। ये आपको याद रखना है। और एक बात और, ये एक नॉर्मल फैक्ट है, देखो, बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, FCl, ठीक है। और अगर इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए सबका, तो देखो फैक्ट ये होता है, ये एक फेमस बात है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट से सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज सेकंड पीरियड, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा कठिन है एज कंपेयर टू यहाँ, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। और ऐसे रिजल्ट है, देखो पांचों ग्रुप, देखो नोबल गैस में तो बात करने का कोई मतलब है नहीं, वो तो सब ऑलमोस्ट एंडोथर्मिक ही है, तो उसमें जानने की जरूरत हमें नहीं है। बट ये दोनों बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बट जेई में ये फैक्ट आप याद रखना कि सेकंड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा
और जो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उसमें थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव तो कम है बट वहां रिपल्सिव भी कम है। सो नेट ओवरऑल फोर्स थर्ड पीरियड एलिमेंट में ज्यादा होता है। बड़ा ही अच्छा आपका ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ऐसा कुछ होता है शायद, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो IE1 है ऑर्डर ऑफ IE1 इन द फॉलोइंग। सॉल्व करो जरूर। ये शायद मैं आपको बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं ना। बोलो बेटा। अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है, बट ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम होता है। बताया है ना? हाँ सर। ये बता दिया है ना, ऐसा होता है। ये एक क्लास में हमने डिस्कस करा था ना, IE1 IE2 I3 I4 I5 I6 हाँ I7। सर। ये बता दिया है ना। अब ये बताओ क्या होगा। क्वेश्चन तो क्लियर होगा। देखो बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। ठीक है। मतलब ये आपको ऐसे याद रखना है। इनफैक्ट पता है पोलोनियम रेडियो एक्टिव है बट इसका ऐसे कुछ आता है, मतलब 800 के आसपास। ठीक है, 800 के आसपास आएगा। और तो ये ऐसे होता है, मतलब ये डेटा थोड़ा सरप्राइजिंग होगा बट जेई में ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते हैं आजकल। बेटा समझ आ गया? मतलब ये बात मत बना लेना आप कि नाइट्रोजन फैमिली, कुछ बच्चे क्या होते हैं ऐसे याद कर लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होता है। तो ऐसा ट्रू है सिर्फ शुरू के 3 एलिमेंट के लिए। लास्ट के 2 एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन का ही ज्यादा होता है, मतलब वहां पे जेड इफेक्टिव फैक्टर ज्यादा होता होगा। मतलब बात समझ आ गई है? बोलो। यस सर। नेक्स्ट देखो, जेई में अगर कोई बोलता है कि उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये जेई में क्वेश्चन आया था IE1 का ऑर्डर। अब यार देखो, फैक्चुअल चैप्टर्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो फैक्चुअल ही आएगा ना। ये क्वेश्चन आया था अभी जेई एडवांस में। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस। IE1 का ऑर्डर किसी को याद है ये क्या आता है?
सर बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। देखो ऐसे याद रखना, ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, और इंक्रीज होके सेकंड हाईएस्ट। तो समझ गए? तो क्या आ जाएगा? बोरॉन, देन टीएल, उसके बाद क्या आएगा? गैलियम, उसके बाद ऑब्वियस सी बात क्या है? एल्यूमिनियम, उसके बाद आईएन। ये ऑर्डर में आपको जेईई में मार्क्स मिले थे। अब बताओ इससे ज्यादा रैंडम क्या होगा? ये जेईई में आ चुका है। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो। हाँ सर। और जेईई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सेम बातें रिपीट करता है, सेम बातें रिपीट करता है। मैं देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं अभी बताता हूं आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। बोलेगा ये एक एलिमेंट p है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या आएगा? 3d10, फिर क्या आएगा? 4p1। बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Q है। मतलब आपका दिमाग ही नहीं जाएगा किस तरफ कि ये एल्यूमिनियम है और ये गैलियम है ना। वो पूछेगा कि P एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या Q से रिमूव करने के लिए ज्यादा चाहिए होगी। आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं कि ये एल्यूमिनियम है और गैलियम है और ये एक एक्सेप्शन है। आप क्या सोचोगे? इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 3p से, इसमें निकालना है 4p से, तो 3p का कठिन होगा। और आप जल्दबाजी में क्या बता दोगे कि p का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा Q से। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा ये किसका लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम का। और ये किसका लिखा हुआ है? गैलियम का। किसका ज्यादा होगा? Q का। बेटा ये बात समझ आई मेरी? बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है। और अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा? देखो यहां पे वो कर देगा 4 और यहां कर देगा 4। नाउ दिस इज P, दिस इज Q। अब ऑब्वियस सी बात है किससे ज्यादा होगा? P से, बिकॉज नाउ दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सिर्फ लास्ट वाला चेंज होता है, यस और नो? बीच में कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लास्ट वाला चेंज करता है। बाकी मोस्टली पी ब्लॉक में ऐसे ही होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी, लास्ट के 2 इंटरचेंज होंगे अगर एबनॉर्मेलिटी है भी तो। आपने चेक करा होगा, यस और नो? आयनाइजेशन एनर्जी देखा पी ब्लॉक का? पी ब्लॉक में बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ बोरॉन फैमिली है जिसमें बीच में गड़बड़ होता है, यस और नो? हाँ सर। कर लोगे ना ये? तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।